नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आसाम अर्थक्वेक रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। तो इसके रिस्पेक्ट में बातचीत करना ज़रूरी है। प्रीलिम्स और यूपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आसाम में एक अर्थक्वेक आया है 6.4 मैग्नीट्यूड का। किसने बोला? ये नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी ने बोला, और जो लोग वहाँ पर रहते थे उन्होंने इसको फील भी किया। स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स देखे गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्थ बंगाल में भी। और अगर आप देखोगे तो नेबरिंग भूटान में भी लोग अपने घरों में डर गए और कस के घर से बाहर भागने लगे। जब भी ऐसा अर्थक्वेक आता है सब लोग घर के बाहर भागने लगते हैं। जो एपी सेंटर था अर्थक्वेक का वो था धेकिया जूली टाउन में 140 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ गुवाहाटी। कि जो अर्थक्वेक है ये 7:51 सुबह आया, 7:51 पर सुबह सुबह। और ऐसा बोला जा रहा है कि ओरिजिनेट हुआ है 17 किलोमीटर एट द डेप्थ ऑफ द सर्फेस। अर्थक्वेक्स की बात की जाए दोस्तों, तो आप अर्थक्वेक्स या सुनामी मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। हाउ अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज अकर। इसमें फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है अर्थक्वेक का, मैंने समझा रखा है। इसके रिस्पेक्ट में एक और वीडियो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। उसको भी आप रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ सर्च मारिए मेरे नाम के साथ, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पहले भी इन वीडियोस का रेफरेंस दे चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं दे रहा हूँ। ये जो आसाम में अर्थक्वेक आया है, अभी ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिन बाद आया। अभी रिसेंटली ही सिक्किम की जो कैपिटल थी गैंगटोक, उसके पास ही एक अर्थक्वेक आया था 5.4 मैग्नीट्यूड का। ठीक है। इसका जो प्राइमरी अर्थक्वेक का एपी सेंटर था कहाँ था, 26.69 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में 92.36 डिग्री ईस्ट, 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुवाहाटी। फोकल डेप्थ थी 17 किलोमीटर, नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी ने बोला। तो बेसिकली ये चीज़ है न्यूज़ में। इसके रिस्पेक्ट में मेन फ्रंटल थ्रस्ट क्या होता है इसको समझेंगे। व्हाट इज सीस्मिकली अनस्टेबल होना, एक अर्थक्वेक होता क्यों, इसकी बहुत बेसिक पॉइंट। हालांकि अर्थक्वेक होता क्या है मैंने पहले समझा रखा है, और हम लोग अर्थक्वेक्स को मेजर कैसे करते हैं, जल्दी से इसको समझ के आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं कोपिली फॉल्ट करके एक जगह है। अब आप बोलोगे फॉल्ट क्या होता है, अभी बताता हूं मैं। ये जो कोपली फॉल्ट है ये हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के पास है। ये हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट क्या है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है कोपली फॉल्ट का, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट का, ये सीज्मिकली बहुत एक्टिव है। अगर आप इंडिया की बात करिए तो इंडिया की जो सीज्मिक हजार्ड जोन मैपिंग है उसमें 1 2 3 4 5 लेवल्स हैं। जो सबसे खतरनाक लेवल है वो है जोन 5। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है कोपली फॉल्ट का, जिसके पास ये अभी रिसेंट आसाम का अर्थक्वेक आया है, ये जोन 5 हजार्ड मैपिंग में आता है। क्योंकि इंडिया की जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। इसके रिस्पेक्ट में एक फिगर दिखाना चाहूंगा मैं आपको। आप ये देखिए, ऊपर आपको यूरेशियन बेल्ट नजर आ रही है और नीचे आपको इंडियन बेल्ट नजर आ रही है। ये पूरी की पूरी आपको इंडियन बेल्ट दिख रही है, ये ऊपर टक्कर मार रही है। अब होता ये है कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक ओशनिक प्लेट के साथ टक्कर मारती, तो ओशनिक प्लेट होती है बहुत ज़्यादा डेंस और कॉन्टिनेंटल प्लेट डेंस थोड़ी कम होती है। तो ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट कर जाती है, लैंड ऊपर आ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि हमारे पृथ्वी पे ज़मीन बनी हुई है। लेकिन जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे को बराबर का पुश मारती हैं, जिसके चलते आप कह सकते हो बहुत से फॉल्ट्स डेवलप होते हैं और जो धरती है वो सिकुड़ के ऊपर उठने लगती है, जिसके चलते आज की डेट में हिमालयाज बने हैं। समझ गए। तो ये जब दो प्लेट्स आपस में टक्कर मारती हैं, जैसे कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टक्कर मार रही हैं, उसके चलते ज़मीन सिकुड़ के ऊपर उठ रही है। सिकुड़ के ऊपर उठने के चलते में बहुत सारे फॉल्ट्स बन गए हैं। जो कोपली फॉल्ट है ये क्या है, ये एक 300 किलोमीटर लंबा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग फॉल्ट है फ्रॉम द भूटान हिमालयास टू द बर्मीज आर। एक काम करते हैं, ज़रा कोपली फॉल्ट पे आते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको कोपली फॉल्ट, ऐसे से ऐसे, ठीक है ना। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट कुछ इस तरीके से आता आपको नज़र आ रहा है ये कोपली फॉल्ट। ठीक है। और कोपली फॉल्ट के साथ देखिए दोस्तों आपको बहुत से और थ्रस्ट दिख रहे हैं, नागा थ्रस्ट, हैफलॉन्ग डिसान थ्रस्ट, फिर इधर आपको ऊपर एमबीटी थ्रस्ट दिख रहा है, एमसीटी दिख रहा है, एचएफटी दिख रहा है। ये सब हम देखते हैं अभी क्या होते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन फ्रंटल थ्रस्ट की। ठीक है। एचएफटी को आप मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहते हो। ये एक जियोलॉजिकल फॉल्ट है। जियोलॉजिकल फॉल्ट कैसे, मतलब कि आप कह सकते हो कि भैया इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। तो एक दूसरे के साथ टकरा रही मतलब वो कंटिन्यूअस ज़मीन नहीं है,
वो टूटी टूटी दो ज़मीनें आपस में टकरा रही हैं। तो जब टूटी टूटी दो ज़मीनें आपस में टकरा रही हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, तो वो परफेक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाएंगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रही होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ टेंशन्स बन गए होंगे, और वो टेंशन्स बहुत लंबे एरिया में होंगे, जिनको बोला जाएगा मेन फ्रंटल थ्रस्ट। थ्रस्ट क्यों? क्योंकि उनमें कभी भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, इंटेंस मूवमेंट ऑफ एनर्जी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉल्ट भी बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कोपली फॉल्ट 300 किलोमीटर लंबा, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, भूटान हिमालय से बर्मीज आर्क तक जा रहा है। अगर आप देखो तो फ्रैक्चर्स या फॉल्ट को कहा क्या जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, ये कौन है साइंटिफिक एजेंसी यूएस की, इसका ये बोलना फॉल्ट क्या होता है, इट इज अ फ्रैक्चर along which the blocks of the crust or either side have moved relative to one another parallel to the fracture। इसको समझाता हूँ। समझाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो भी मैंने अलग अलग टॉपिक से प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीटेड है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीटेड है, सतीश चंद्र की मिडल हिस्ट्री और रमेश चंद्र की इकोनॉमिक्स, तो ये सब मैंने बना रखी है। एनसीईआरटी 6 से 12 की बहुत सारी किताबें बना रखी हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं और इससे नॉलेज ले सकते हैं। अच्छी लगे तो ज्वाइन बटन दे सकते हैं, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ 20 से 25 वीडियो मेंबर्स के लिए आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए ये मान लीजिए इंडियन प्लेट है, ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ये एक दूसरे के साथ है, ठीक है, टकरा गए। अभी टकरा गए तो आप समझोगे दोस्तों कि यहाँ पे एक सरफेस, एक ब्लॉक मान लीजिए और एक ब्लॉक ऐसे टकरा रहा है। अब ज़मीन बहुत बड़ी है, ज़मीन के ओरिएंटेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जब टकराए होंगे तो बहुत हैफाजर्ड और रैंडम मैनर में जो ब्लॉक्स हैं रॉक के, वो एक दूसरे के अगेंस्ट पुश कर रहे होंगे। तो जो ब्लॉक्स हैं क्रस्ट के, वो एक दूसरे के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्चर लाइन है, ये वाली जो फ्रैक्चर लाइन है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो किसके पार्ट हैं, तो भाई एक इंडियन प्लेट का पार्ट है, एक यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। तो ये दोनों ब्लॉक्स जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मान लीजिए ये ब्लॉक ऐसे मूव कर गया, ये ब्लॉक ऐसे मूव कर गया, या ये ब्लॉक मान लीजिए ऐसे मूव कर गया, ये ऐसे मूव कर दिया, या फिर कह लीजिए कि कुछ इस स्लांट वे में मूव किया, तो यहाँ पे कोई ज़मीन टूट के ऐसे मूव कर दी, यहाँ पे कोई ज़मीन टूट के ऐसे मूव कर गई। तो ये आप कह सकते हो इस प्रकार से मूवमेंट कैसे भी हो सकता है। और जब ये मूवमेंट होता है, ये बहुत इंटेंस एनर्जी लेके जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को हिलाने के लिए अंदर इंटेंस एनर्जी का एक्युमुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स on one of these faults, the rocks on one side of the fault slips with respect to another. The fault can be vertical, horizontal or at some angle to the surface of the earth. वो vertical, horizontal, some angles to the surface of the earth, वो मैंने आपको समझाया। जैसे यहाँ आप देखिए कैरम-कोरम फॉल्ट, यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है चवन फॉल्ट। तो क्या हो रहा है इस फॉल्ट में, ये आपको पूरा का पूरा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट दिख रहा है, जहाँ पे इंडियन प्लेट कहीं ना कहीं आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही थी। अब ये फॉल्ट बेसिकली वो है जहाँ कोई बहुत बड़े ब्लॉक्स टूटे हुए आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्लेट तो टकरा ही रही है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ। इस टकराने के प्रोसेस की वजह से बीच में बहुत सारी ज़मीन हैफेजर्ड वे में टूट गई है, और जब बड़ी बड़ी टूटी हुई ज़मीन आपस में एक दूसरे को पुश करती हैं, उस जगह को बोलते हैं फॉल्ट। और फॉल्ट में अक्सर कर बड़े बड़े मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक आते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में आपको ऐसे बहुत से फॉल्ट दिख रहे हैं। कोपली फॉल्ट दिख रहा है, याद रखिएगा कोपली फॉल्ट 300 किलोमीटर लंबा है। किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है, भूटान हिमालय से बर्मीज आर्क तक ये जा रहा है। ओके, तो आपको इस वीडियो में याद क्या रखना है, एक तो आपको कोपली फॉल्ट याद रखना है, दूसरा आपको मेन फ्रंटल थ्रस्ट जिसको एमएफटी जिसको एचएफटी भी कहा जाता है, ये याद रखना है। ये दो चीज़ें पूरे चांसेस हैं प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। फाइनली बात करते हैं, अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो भैया ये हाईएस्ट सीज्मोलॉजिकल जोन में पड़ता है। टेक्टोनिक स्ट्रेस यहाँ पे अक्सर कर बिल्डअप होता रहता है। जो स्ट्रेस है टेक्टोनिक स्ट्रेस, ये सालों तक बिल्डअप होता रहता है, कभी 100 साल 200 साल 300 साल तक बिल्डअप होता रहा, और पता चला एकदम से रिलीज हुआ, कभी हज़ारों साल तक भी बिल्डअप होता रहता है। ठीक है, ये जो आसाम में अर्थक्वेक आया था, अगर ये 30 सेकंड तक और आता रहता तो ऐसा बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर्स को डैमेज हो सकता था, जो बिल्डिंगें वगैरह हैं उस इलाके में, और अगर वो स्ट्रक्चर गिरते तो जान माल का भी नुकसान होता। तो अच्छा ही हुआ कि ये थोड़ा जल्दी, इसकी वजह से जो आप कह सकते हो वाइब्रेशंस थी वो बंद हो गई। हालांकि बाद में स्पोरेडिक 12 वाइब्रेशंस देखी गई हैं, बट कोई भी एक वाइब्रेशन इतनी बड़ी और इतनी लंबी नहीं थी और इतनी इंटेंस नहीं थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के जाए। इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है एक सीज्मिक हज़ार्ड जोन क्या, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद रख सको तो याद रख लो, वैसे रटो मत समझ लो।
It describes an area with a particular level of hazard due to earthquakes. Typically, a high seismic hazard zone is nearest a seismic zone where there are more earthquakes and a lower seismic hazard zone is farther away from a seismic zone. मतलब एक सीज्मिक हजार्ड जोन ज़्यादा इंटेंस तब होगा जिस जगह पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे हो, जिस जगह पे कम अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वहाँ पे कम इंटेंस होगा। फिर ये जो कॉलिजन जोन है इंडिया और यूरेशिया के बीच का, आप कह सकते हो इसके चलते पूरी की पूरी हिमालयन माउंटेन रेंज बनी है। दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट सीज्मिक हजार्ड जोन्स में ये जोन आता है। ठीक है, फिर बात करो कि अर्थक्वेक होते क्यों हैं, तो भाई देखिए आपको पता है अर्थक्वेक सिंगल नहीं है, बहुत सारी टूटी लेयर्स हैं। तो यूरेशियन प्लेट नज़र आ रही है आपको ऊपर की तरफ, इधर अरेबियन प्लेट नज़र आ रही है, सोमाली प्लेट नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, ऐसी बहुत सारी प्लेट्स में जो हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो टूटी हुई है। और वो जो क्रस्ट है वो अंदर घूमते हुए, मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर चले जाएगी तो जो लावा, मोल्टन लावा मूव कर रहा है हमारी पृथ्वी के अंदर, उसकी वजह से ये क्रस्ट भी मूव कर रही है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी NCERT 6 से लेके 12 तक की जो मैंने वीडियोस बना रहे हैं कि उनको लाइन बाय लाइन देखो, कोई एक पर्टिकुलर वीडियो इसके रिस्पेक्ट में नहीं है। C4 स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर जो कि हैरी एच हेस ने दी और जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है उसके रिस्पेक्ट में मैंने वीडियो बनाई है। प्लेट टेक्टोनिक्स के रिस्पेक्ट में मैंने वीडियो बनाई है। इन नामों को मेरे नाम हर्षित द्विवेदी साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको नाम मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो नहीं भी देखनी हो मत देखिए, आप मेरी बस NCERT 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी देख लीजिए, उतना ही इनफ है। ठीक है भाई, तो यह जहाँ पे ये प्लेट्स टूटी हुई हैं वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स इंटरप्लेस की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जैसे कि फॉल्ट आ गया, मैंने अभी आपको बताया कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टक्कर मार रही हैं तब इस प्रकार के फॉल्ट आ जाते हैं। अगर आप याद करो रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस कहाँ बनती है? मिड ओशनिक रिजेस वहाँ बनती हैं जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स ओशन के अंदर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहाँ पे लावा बाहर निकल रहा है और एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज बना रहा है। जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टक्कर मार रही हैं वहाँ पे ट्रेंचेस बन जाते हैं। फिर आप देखोगे जहाँ पे एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टक्कर मार रही है तो ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ओशनिक प्लेट डेंस है और डेंस चीज़ हमेशा नीचे की तरफ रहती है और हल्की चीज़ ऊपर की तरफ रहती है, जिसके चलते ये ओशनिक प्लेट के कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाने से कभी कभी अंदर का जो लावा है वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कि धरती तोड़ता बाहर निकलता है, जिससे बनते हैं आपके वॉल्केनोस। ठीक है, पूरा का पूरा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो ऐसे ही बना हुआ है। सबडक्शन जोन्स भी आप कह सकते हो कि भाई जहाँ पे एक ओशनिक प्लेट टेक्टोनिक प्लेट मतलब दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली गई, वहाँ सबडक्शन जोन होते हैं। जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं वहाँ पे भी कभी कभी सबडक्शन जोन बन जाते हैं, क्योंकि कभी किसी एक की क्रस्ट नीचे के गई, कभी दूसरे की क्रस्ट नीचे गई। समझिए, जब भी एक ओशनिक क्रस्ट एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकरा रहा है तब एकदम क्लियर है कि ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा डेंस है। बट जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि जो स्पेसिफिक ब्लॉक्स आपस में टकरा रहे हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, और उसके हिसाब से कहीं सबडक्शन होगा कहीं नहीं होगा, और उसकी वजह से जो फॉल्ट्स बनेंगे उनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थक्वेक्स हमारे हिमालयन रीजन में आते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो सीज़मिसिटी है इस पर्टिकुलर रीजन की, जहाँ पे इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, वो सीज़मिसिटी बहुत ज़्यादा है। अर्थक्वेक को मेज़र करने की बात की जाए तो इनको सीज़मोमीटर्स से मेज़र किया जाता है। ये सीज़मोमीटर्स वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं और उन वाइब्रेशंस के बेसिस पे एक जिगजैग लाइन बनाई जाती है पेपर पे, जहाँ पे आपको ये कुछ इस प्रकार की दिख रही है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही बड़ा वो जिगजैग होगा। और जो स्ट्रेंथ होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है इन अर्थक्वेक्स का, इसको रिक्टर स्केल पे मेज़र किया जाता है। समझिए, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। एक और बात, जब आप अर्थक्वेक को मेज़र करते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया आसाम के अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.4 है। अगर किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 है, ओके, और किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 है, तो जो 6 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक होगा वो 5 वाले से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो 5 और 6 निकल के आ रहा है दिस इज बेसिकली अ लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस 10। लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस 10 में क्या है, 10 का फैक्टर आ जाता है। तो अगर 5 इंटेंसिटी से 6 इंटेंसिटी से गए तो इंटेंसिटी 10 गुना हो जाएगी, 6 से 7 में गए तो 10 गुना, 7 से 8 में गए तो 10 गुना, अभी 5 से सीधे 7 में गए तो 100 गुना इंटेंसिटी हो जाएगी, 5 से सीधे 8 में गए तो 1000 गुना इंटेंसिटी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि कौन सी इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अगर 5.5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक आ गया और काफ़ी समय तक आ गया तो अच्छे खासा नुकसान पहुंचा सकता है। 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नॉर्मल केसेस में नुकसान
करा ही देता है, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। अगर आप सो रहे हो 2.5 से कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो शायद आपकी नींद भी ना खुले। हाँ, सीज्मोग्राफ्स पकड़ लेंगे कि अर्थक्वेक आया था। तो ये था पर्टिकुलर एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आई हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा।